हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। देखिए, जो विकास का सिद्धांत है इसमें दो सिद्धांत आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल, इसके साथ साथ प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यानी कि विकास के अधोगामी का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए जो विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत है ये क्या कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। यानी जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उन पे धीरे धीरे बच्चे के कंट्रोल आ जाता है ना। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर गति करता है। नाम ही है शीर्षगामी सेफलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की तरफ। इसके साथ साथ जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि विकास हमारा बॉडी के सेंटर से शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। यानी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं हमारा उनका जो है विकास होता है। तो ये कहता है आपके विकास के अधोगामी का सिद्धांत। बट हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में पूछ रखा है, सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिर से पाँव की तरफ। ठीक है, हेड टू टो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, नहीं। विकास का जो शीर्षगामी का सिद्धांत है सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना है कि ये क्या कहेगा कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है, नहीं। बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। देखिए जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो ये आपका नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में पूछ रखा था, न कि अधोगामी के बारे में। तो अगर अधोगामी पूछे आपसे तो केंद्र से बाहरी भाग की तरफ। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है, प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना। देखिए जब बच्चा जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और किसी पॉइंट पर जाकर के अटक जाए तो आप उसको डायरेक्ट उत्तर नहीं बताइए, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, इशारे दे सकते हैं, किसी तरीके का संकेत दे सकते हैं, ताकि जो है बच्चा आगे के जो स्टेप्स हैं उनको खुद सॉल्व करे। ठीक है, खुद कुछ एक्टिविटी करे। तो डायरेक्ट उत्तर बताना ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत उत्तर के लिए दंड देना। देखिए जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ, वो क्या कहता है कि बच्चे को दंड या फिर पुरस्कार नहीं देना है, क्योंकि इससे जो है बच्चे के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बच्चा जो है दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करेगा या फिर पुरस्कार को पाने के लिए। तो ये भी आपका नहीं होगा और ये आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है ना। आंशिक रूप से हल समस्या समाधान प्रस्तुत करना बिल्कुल सही बात है। हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है उस क्वेश्चन को हल करके बता सकते हैं कि नहीं ऐसे होगा। ठीक है, और आगे के जो स्टेप्स होंगे उनको बच्चा खुद सॉल्व कर लेगा। तो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम बच्चों को थोड़ा सा हिंट दे दें। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना। देखिए बच्चे को प्रासंगिक सूचनाएं प्रदान करनी है। ऐसा नहीं कि बच्चा रह रहा है इंडिया में, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं अमेरिका का, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है बच्चे के साथ में। जो चीज़ें बच्चा जानता है, ठीक है, जिन चीज़ों को उसने अपने आसपास देखा है उसी से रिलेट करके जो है बच्चों को आप एग्जाम्पल दीजिए। तो ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है लेव वाइगोस्की की। तो मैंने सारी चीज़ें जो है आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप जो है उस नोट्स को अगर रीड किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स को परचेज नहीं किया हुआ है, स्क्रीन पर एक नंबर शो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑलरेडी जो है बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स को परचेज कर रखा है। जो लेव वाइगोस्की है, मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है आपकी नोट्स में। इनका संबंध किससे, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। और जो जीन पाजे उनका भी संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। ठीक है, और जो रचनावाद है वो क्या कहता है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये लोग तो व्याख्यात्मक शिक्षण की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब टीचर व्याख्या करता है बच्चा सिर्फ सुनता है तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लेव वाइगोस्की देखने को मिल जाए, जीन पैजे देखने को मिल जाए, तो आपको अगर ऑप्शन में व्याख्यात्मक शिक्षण की बात की जाए तो उस ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं है, उस ऑप्शन को पहले ही जो है कट कर देना है ना। इसके साथ साथ सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुक्रिया। देखिए उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन की बात किसने की है, थॉर्नडाइक ने की है, जीन पैजे और लेव वाइगोस्की ने नहीं की है। तो इस ऑप्शन की तरफ भी हम नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जो निष्क्रिय वर्ड है ये क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा जो है क्वेश्चन था। इसमें तो अगर आपने जो है टैग वर्ड को पढ़ा होगा
तो भी इस ऑप्शन के राइट आंसर तक आप पहुँच सकते थे ईजिली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन समर्थित अधिगम, यानी बच्चे क्या करें, एक दूसरे से सहयोग के साथ में सीखे, जो है रेसिप्रोकल टीचिंग करे, पारस्परिक शिक्षण करे, एक जो है बच्चा दूसरे बच्चे को सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही बात क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की, क्योंकि इनकी जो थ्योरी का नाम है क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। और ये किसकी बात करेंगे कि बच्चा जो है समाज के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ग्रुप लर्निंग में ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए तो ये बच्चे को जो है एक्टिव मानेंगे, सक्रिय मानेंगे। ठीक है, हमेशा जो है बच्चे को ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका के रूप में देखेगी। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये कौन कहता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापकों को ज्ञान के प्रमुख स्रोत मानते नहीं, अध्यापक ज्ञान का प्रमुख स्रोत नहीं है, बच्चा। ठीक है, चाइल्ड जो है ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये बात आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। ठीक है, अपना जो है बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये सारे जो है चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है ये असंगत नहीं होती है, संगत होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा पाठ्य पुस्तकों से ही चीज़ों को सीखता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कि बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एजुकेशन क्या रखा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। देखिए ये बात जो है बिल्कुल सही दे रखी है। एज ए टीचर के रूप में जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हर बच्चे के सीखने की गति है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जो है चीज़ों को तेज़ी से सीखता है तो कोई बच्चा जो है चीज़ों को धीमी गति से सीखता है। आपने देखा ही होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनको की चीज़ें एक ही बार बताने में समझ में आ जाती है, बट कोई बच्चा वहाँ पर ऐसा भी होता है जिसको कि 2 से 3 बार बताने पर भी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या करेंगे, हम अलग टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं इनका यूज करके बच्चे को समझ जाएंगे, यानी बच्चे को एज पर नीड एजुकेशन देंगे। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। तो एजुकेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। इसका रीज़न क्या दे रखा है, शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए बचना नहीं चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का समाज है, ठीक है, जो सोसाइटी है वो अलग अलग हो सकती है। बच्चा जो है अलग समाज से आ सकता है, अलग उसका कल्चर हो सकता है, अलग संस्कृति हो सकती है। तो एज ए टीचर के रूप में आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए कि बच्चा जो है एक दूसरे के संस्कृति के बारे में जाने, एक दूसरे के समाज के बारे में जाने, ताकि जो बच्चे का ज्ञान है वो यहाँ पर विकसित हो, बच्चे की समझ विकसित हो। ठीक है, तो रीज़न आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है कि बच्चे के बीच में सहयोग, समूह कार्य से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे को ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चा एक दूसरे से सहयोग से चीज़ों को सीखता है। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, बट एजुकेशन आपका यहाँ पर सही दे रखा है। तो ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों में पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर जो है पर्यावरण की बात की जा रही है, यानी जो शिक्षिका है वो छात्रों में किस प्रकार की बुद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, प्रकृतिवादी। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है प्रकृतिवादी बुद्धि होती है वो क्या होता है, प्रकृति के बारे में काफ़ी जागरूकता उसके अंदर होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसको पता होती है। ठीक है, बहुत सारे कहाँ पर किस तरीके के पेड़ लगाने हैं, ठीक है, कैसे पौधों की देखभाल करनी है, सारी चीज़ें है उसको पता होती है। तो ये जो टीचर है वो जो बच्चे हैं उनके अंदर कौन सी प्रकार की बुद्धि को बढ़ावा देने की बात कर रही है, प्रकृतिवादी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उनमें जो 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई हुई है उसी में आपका एक प्रकार आ जाता है प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड क्या दे रखा है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो देखिए जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है ये किसके अंदर पाई जाती है, जो कि अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से मूव वगैरह कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर किस तरीके से बॉडी को मूव करना है। जैसे कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं, है ना,
उनके अंदर जो है शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा जो क्रिकेटर होते हैं जैसे कि विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो इन लोगों के अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि होती है। इसके अलावा जो डांसर होते हैं उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि होती है, ठीक है। इसके अलावा भाषाई बुद्धि, जिनकी की अपने भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, ठीक है, जो लोग की अपने भाषा के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जो कवि वगैरह होते हैं, ठीक है, अपने जो भाषा होती है उसके थ्रू क्या करते हैं? दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो कॉमेडियन होते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने लैंग्वेज के थ्रू जो है दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर फोर्थ क्या रखा है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि किस व्यक्ति के अंदर होगी? जो व्यक्ति जो है दूसरों को समझ पाए, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरों के स्वभाव मनोदशा को समझ पाना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने नोट्स में भी ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो किस पर आधारित है कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, किसी कार्य को खुद करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग करे, ठीक है। तो यंत्रवत यानी याद करे बच्चा, तो इस पर तो आपका रचनावाद बेस्ड ही नहीं है, आधारित ही नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ग्रहणशील यानी बच्चा सिर्फ चीज़ों को ग्रहण करे नहीं, बच्चा जहाँ पर कुछ एक्टिविटी करे, ठीक है, वो उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना है जब भी रचनावाद की बात की जाए। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पर कट जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बच्चा सिर्फ चीज़ों को ग्रहण करेगा, और यहाँ पर क्या कर रहा है? सिर्फ बच्चा चीज़ों को रट रहा है, तो बच्चा थोड़ी एक्टिव है यहाँ पर, है ना। तो ये नहीं होगा। अर्थहीन, देखिए बच्चे को मीनिंगफुल चीज़ें बतानी है, अर्थहीन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब बच्चा किसी चीज़ की खोज जो है खुद करता है, ठीक है, खुद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भाग लेता है, खुद एक्टिव होता है, ठीक है, खुद उस चीज़ को खोजता है कि ये चीज़ कैसे हुई, है ना। तो वहाँ पर जो बच्चे का ज्ञान है वो लंबे टाइम के लिए विकसित होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग जब बच्चा करता है तो उसमें बच्चा क्या होता है? एक्टिव होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आपके एग्जाम में जो है प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन बना। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया था उसमें भी जो है आपकी प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन बना हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो प्रगतिशील शिक्षा है ये क्या कहती है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला बच्चा क्या करता है? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। आपने देखा होगा कि आप जो है छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, तुरंत ही उसको तोड़ना फोड़ना वो स्टार्ट कर देता है। यानी बच्चा क्या करता है? वहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग करता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में नहीं, ये आपका नहीं होगा। बच्चा कमज़ोर नहीं है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है। मासूम और आश्रित, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, यानी सिर्फ ज्ञान को भरने वाला है नहीं, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, खुद भी उस चीज़ों को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स की बात हो रही है। देखिए एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? जिसमें कि किसी कार्य को बच्चा अपने बड़ी मसल्स के थ्रू करता है, जैसे कि दौड़ना हो गया, चलना हो गया, ठीक है, फुटबॉल खेलना हो गया। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल क्या होता है? जब बच्चा अपनी छोटी छोटी जो फिंगर्स होती हैं उनका यूज करके किसी कार्य को करे तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाता है। तो सड़क पर दौड़ना, इसमें बच्चे की कौन सी मसल्स यूज होगी? बड़ी मसल्स यूज होगी, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा। नदी में तैरना, तो इसमें भी बच्चे की जो है बड़ी मसल्स यूज होगी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा। फुटबॉल को लात मारना, तो ये भी आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल होगा। धागे में मोती पिरोना, बिल्कुल सही बात है, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे की फिंगर्स है उसका यूज करके जो बच्चा धागे में मोती पिरोगा। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि जब एक बच्ची जो है धागे में मोती पिरो रही है तो क्या करे? जो इसकी फिंगर्स है छोटी छोटी, वो उनका यूज करके जो है धागे में मोती पिरो रही है। यानी यहाँ पर कौन सी मसल्स यूज हो रही है? फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, छोटी छोटी जो है मसल्स यूज हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, धागे में मोती पिरोना। आगे देखते हैं, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। तो देखिए जो विकास होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, और इसकी शुरुआत कब से होती है? गर्भ धारण से ही जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी जो है
जो बच्चे का विकास होता है वो शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जो है न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती हैं, क्योंकि उस समय जो है बच्चे का विकास हो रहा होता है। तो जो विकास है गर्भ धारण से लेकर के हमारे मृत्यु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से इसकी शुरुआत नहीं होती है, गर्भ धारण से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बचपन के दौरान होने वाली गर्भ धारण ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, बच्चे अलग अलग दर यानी कि अलग अलग जो है रेट गति पर विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो विकास की दर होती है ये हर बच्चे में जो है अलग अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है, बट हमें क्या बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है 1 साल में ही चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो है 1 साल में चलना नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जो दर है विकास की वो क्या है, अलग अलग है। कोई बच्चा 1 साल के अंदर चलना बोलना, ठीक है, सारी चीज़ें सीख जाता है, बट किसी किसी बच्चों को जो है ज़्यादा टाइम लगता है। कोई बच्चा 2 साल में सीखता है इन चीज़ों को। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये बात सही है, तो ये आपका नहीं होगा। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा ऐसे तो है नहीं कि जन्म लेते ही वो भागना स्टार्ट कर दिया, नहीं। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के दौड़ना सीखता है। तो विकास क्या होता है, क्रमिक रूप में होता है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है कि विकास क्या होता है, व्यवस्थित एक क्रम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, उसके बाद कहीं जाकर के दौड़ना सीखते हैं। तो विकास क्या होता है, व्यवस्थित होता है, यानी एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है। तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है, तो तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे, क्योंकि क्या पूछा है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है। देखिए जो विकास है ये क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनिरंतर नहीं होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। तो अनिरंतर आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यही कथन जो है सही नहीं है और यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रखा था। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है जो है फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड। तो इसका जो है आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। इसका मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन दे रखा है दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना, कूदना। तो इसका जो है राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। देखिए बात तो ठीक है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, ये भी बात सही है, बट ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो संवेदनशील पीरियड होता है इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, यानी कि अर्ली जो चाइल्डहुड होता है इसी को सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है ना। और ये जो है कई सारे विकास के लिए, कई सारे जो है पक्षों में बच्चे का विकास हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे का भाषाई विकास होता है, हाँ, बट इस काल में जो है बच्चे का भाषाई विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके साथ साथ जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो भी होता है। ठीक है, कई सारे पक्षों में जो है बच्चे का विकास यहाँ पर हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील काल कहा गया है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि यानी सर्वश्रेष्ठ अवधि। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि के लिए ये नहीं होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। सारे ऑप्शन को अपने अंदर ये इंक्लूड करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। देखिए जो बच्चे का शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसका संबंध सीधा किससे होता है, ग्रोथ रेट, हमारी जो है हाइट कितनी बड़ी, वेट कितना बड़ा, ठीक है, हम कितने मोटे हुए हैं, कितने पतले हुए हैं। तो फर्स्ट तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि चारों में दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका सही है। संवेदीय प्रकार यानी जो संवेदी प्रकार हम लोग जो एक्टिविटी वगैरह करते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉडी के थ्रू ही करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन में होगा। तो सेकंड जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए कट। इसके साथ साथ सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल यानी कि जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है यानी शारीरिक विकास होता है उसी के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बड़े मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी जो हमारे शरीर है इसी का तो हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगी, शारीरिक जो विकास होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम
फाइन मोटर स्किल्स यानी जो हमारे छोटे छोटे फिंगर्स है इसका यूज़ करके किसी कार्य को कर रहे हैं, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगी, आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोग को नोट्स में दे रखी है। इसके अलावा जो क्लासेस मैंने थ्योरी वाले कराई है उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर संबंध इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि ये आपका इमोशन से संबंधित हो जाएगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप पर अजिशन और रीजनल वाला क्वेश्चन है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या होता है, अलग अलग होता है। एक ही समय पे बच्चा विकास के चरणों से नहीं गुजर सकता। हो सकता है कोई बच्चा जो है 1 साल में उस चरण में पहुंच जाए, ठीक है, बट कोई बच्चे को पहुंचने में 2 से 3 साल लग जाए। आपने देखा ही होगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि जो है 1.5-2 साल में ही चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। किसी किसी बच्चे को 3 से 4 साल तक का टाइम लग जाता है। तो जो रेट होती है, जो विकास की दर होती है, ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा था, एक ही उम्र में, तो उम्र तो एक हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, सही विकल्प चुने। देखिए जो बचपन होता है ये सार्वभौमिक नहीं होता, सभी बच्चे के लिए समान नहीं होता। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है, अब वो जो है रोड पे कोई चीज़ें बेचता हुआ दिख जाएगा, और कोई बच्चा है जिसको कि रूम में बढ़िया से बैठा करके खाना वगैरह खिलाया जा रहा है, खिलौने ला करके दिए जा रहे हैं। तो हर किसी का जो बचपन है वो एक समान नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि उसके घर की परिस्थिति कैसी, उसको हेरिडिटी कैसी मिली, उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। तो जो बचपन का जो बच्चे का बचपन होता है वो सार्वभौमिक नहीं होता। हर बच्चे के लिए जो बचपन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बच्चा उसी एज में कुछ चीज़ें बेच रहा है, तो कोई बच्चा जो है उसी एज में बच्चे को सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है बढ़िया। ठीक है, तो बचपन जो है सार्वभौमिक नहीं होता और मल्टी डायमेंशनल होता है, एक आयामी नहीं होता है। कई सारे पक्ष होते हैं जो कि बचपन को प्रभावित करते हैं। तो ए और आर दोनों ही क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि जो है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है। जिन लोगों ने अभी नोट्स को परचेज किया हुआ उनको मैं हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के जो है फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो है आप लोग उन नोट्स को ज़रूर बाई कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने लगा करके। तो जो है आप उन नोट्स को बाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इंपॉर्टेंट PDF होती है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।